नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस के 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और सोशल साइंस में भी हम लोग जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और टोटल इसमें 63 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग जो है ये पहला पार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न स्टार्ट होता है क्योंकि पहला क्वेश्चन सब में कॉमन रहता है। पहला प्रश्न कर रहा है, भारत का संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, 2 केवल भाषाई अल्पसंख्यक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, या फिर चौथा डी ऑप्शन कह रहा है कि धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यक। भारत का संविधान किसको मान्यता देता है हमें बताना है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, गैप दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। जिससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखें, जिससे रिवीजन और मॉक टेस्ट एक साथ हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। तीसरा इसका आंसर है सी है। सी में जो है भारत का बता रहा है, भारत का संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को मान्यता देता है। जो भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से, दोनों रूप से किसी भी एक रूप में अगर अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। व्याख्या देखें। भारत का संविधान अनुच्छेद 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता, सी लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता, या फिर डी है लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं अखंडता। ये इसका आंसर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, या फिर डी अनुच्छेद 20। डी इसका आंसर है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। व्याख्या उन्हीं प्रश्नों की देखेंगे जो बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नेक्स्ट, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ऑप्शन ए बिलोबी, बी लास्की, सी डायसी, या फिर डी है महात्मा गांधी। बी इसका आंसर है लास्की। लास्की जो है राज्य को एक ऐसा संगठन मानते हैं जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। नेक्स्ट, इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। लास्की के अनुसार एक राज्य प्रादेशिक समाज है जो लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। नोट में लिखा है विलोबी, सीले और हाल डिग्विट जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, लेकिन राज्य के आवश्यक तत्वों में भूमि भी एक आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए लास्की, बी
RM मैकाइवर, सी GDH कोल या फिर डी है गार्नर। ए इसका आंसर है लास्की। लास्की ने विचार दिया कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी केवल उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति या फिर डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। डी इसका आंसर है। मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है मूल अधिकारियों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, ई बर्कर या फिर HJ लास्की। इसमें से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? बी इसका आंसर है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो है बहुल विचारक नहीं है, बाकी तीनों बहुल विचारक हैं। तो हमें पहले देखना कि कौन बहुल विचारक हैं। व्याख्या देखें। जॉन ऑस्टिन बहुत विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधि शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि GDH कोल, ई बर्कर और HJ लास्की बहुलवादी विचारक हैं। नेक्स्ट, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी द आइडियोलॉजी या फिर डी है द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। डी इसका आंसर है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इस पुस्तक में जो है कार्ल मार्क्स ने परायेपन की संकल्पना को व्यक्त किया था। इसकी हम व्याख्या देखें। अलगाव का सिद्धांत या परायेपन की संकल्पना का वर्णन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्रमशः 4 प्रकार के अलगाववाद का शिकार होता है। पहला है उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, दूसरा है प्रकृति से अलगाव, तीसरा है समाज से अलगाव और चौथा है स्वयं से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुच्छेद में वर्णित है। या किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो हम इस दे सकते हैं कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में वर्णित है, हमें ये बताना है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162 या फिर अनुच्छेद 123। 20 का आंसर 161। अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है। वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा हो। उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति को क्षमा याचना करनी होती है, लेकिन राज्यपाल को इससे स्थापित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। इसको स्थगित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। बाकी चीज़ों पर राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकता है, क्षमादान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है नाजी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जो गलत। कौन सही सुमेलित है बताना है। नाजीवाद फ्रांस से संबंधित है, बी कह रहा है गिल्ड समाजवाद जर्मनी से संबंधित है, सी फांसीवाद इटली से संबंधित है, या फिर डी फेबियनवाद ये सोवियत संघ रूस से संबंधित है। हमें बताना इसमें कौन सही सुमेलित है।
सी इसका आंसर है, फासीवाद इटली से संबंधित है। ये सत्य है, बाकी सारे इसमें ऑप्शन गलत है। इसका आंसर देखें, नाजीवाद जर्मनी से संबंधित है, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन से संबंधित है, और फेबियनवाद भी ब्रिटेन से संबंधित है, और फासीवाद इटली से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया? 1950, 1951, 1967 या 1977? ये इसका आंसर 1950। संयुक्त राष्ट्र सभा में शांति के लिए एकता का प्रस्ताव 1950 में अपनाया गया। व्याख्या देखें, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद थी, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तथा इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। वर्तमान में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का यह विचार था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानतया कार्यकारी अंग हो और महासभा एक वाद विवाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी को ध्यान में रखते हुए चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद को बाध्यकारी शक्तियां प्रदान की गई तथा महासभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है कैबिनेट सचिव, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें बताना है कौन सबसे बड़ा पद है, कौन छोटा, एक क्रम से हमें बताना है। प्राथमिकता के आधार पर हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा। इसका हम आंसर देखते हैं। इसका वरीयता क्रम सी जो दिया गया है वो सही है। सी में इसमें कह रहा है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, अर्थात सबसे इन चारों में सबसे बड़ा जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होता है, उससे छोटा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उससे छोटा कैबिनेट सचिव होता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो जो व्याख्या दिया गया है वो क्रम अगर हम याद रखें तो कभी भी कहीं से भी प्रश्न आएगा तो हम इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा पद भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ये 4 चीज़ तो हमें याद ही रखनी चाहिए। राज्यपाल के बाद आता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष, ये 6ठे नंबर पे आते हैं, इनका स्थान है। 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा भारत की नीति आयोग का अध्यक्ष आता है। 8वें नंबर पे आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये दोनों 8वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर पर राज्य का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ के राज्य मंत्री, इनका स्थान 9वें नंबर पर होता है। 10वें नंबर पे आते हैं अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है R.M. मैकाइवर, वी ओपेनहाइमर, सी मैकियावेली, या फिर डी है M.P. फॉलेट। ए इसका आंसर है R.M. मैकाइवर। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक R.M. मैकाइवर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक क्रमानुक्रम बताइए। इसमें से कौन सही क्रम में बताना, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में। इसमें पहला में दिया है गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, और चौथा है साइमन कमीशन। इसमें हमें कूट दिया गया, कूट की सहायता से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका हम आंसर देखें, सी होगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना जो है 1885 में हुई थी सबसे पहले। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया, गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, और लास्ट में सबसे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में लागू शुरू हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 200 अनुच्छेद 256 से 263, बी 245 से 255, सी 264 से 291, या फिर डी 252 से 360। ये इसका आंसर है 256 से 263। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध का जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 256 से 263 में वर्णित है। डिस्क्रिप्शन देखें, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है, और भाग 11 में ही अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा इसमें की गई है, और जबकि भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक जो है वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है? राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए बोंदा, बी लास्की, सी गांधी, या फिर डी है अरस्तु। डी इसका आंसर अरस्तु। अरस्तु का एक कथन है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। उसने कहा कि राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है, और व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना परिवार का। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है या किसको दिया जाता है? प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए बेंथम, बी लाक, सी बोंदा, या फिर डी ऑस्टिन। डी इसका आंसर ऑस्टिन। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया था। व्याख्या देखें, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में किया है। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में किया है। वह मानता है कि राज्य एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का सर्वोच्च स्रोत होता है। ऑस्टिन हाफ्स और बेंथम के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था। उसका विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। लाक को सीमित प्रभुसत्ता का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हम आज एक मिनट, जॉन ऑस्टिन की हम कुछ प्रसिद्ध रचना देख लें। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, ये 1832 में प्रकाशित हुई थी, और द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी इसको जो है द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। लिखा है जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध रचना जो लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, फिर कॉमा दिया है, फिर लिखा है द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे से होना चाहिए, जो कॉमा दिया है कि ये होना चाहिए कि जिसको
ये दिया है कि जॉन ऑस्टिन की रचना द लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस है और इसको जो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? अरस्तु, मिल, गांधी या रूसो? डी इसका आंसर है रूसो। रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्याख्या देखें। रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस सिद्धांत में स्वतंत्रता का विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके कारण रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी प्रथम पंक्ति में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और इस पुस्तक की जो अंतिम पंक्ति है उसमें लिखा है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? नहीं, इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक है। निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया है? मताधिकार के लिए योग्यता जरूरी है, ये किसने कहा है? बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने या फिर ई. वर्कर ने? बी इसका आंसर है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जो है प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है और स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है, लेकिन उसका विचार है कि मतदाताओं में कुछ योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख एवं उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मिल का कथन है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूँ कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकारात होना अच्छा है? बेंथम, रूसो, हेगल या फिर मिल? डी इसका आंसर है मिल। बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने कहा है, सभी सुखानुभूतियाँ उसी प्रकार एक समान नहीं होती हैं जैसे सुकारात का असंतोष किसी सुअर का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात सुकारात का जो असंतोष है एक सुअर या मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जी.एस. मिल की जो है प्रमुख रचनाओं में है सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और ऑन लिबर्टी। और जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक भी कहा जाता है। जे.एस. मिल को जो है प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या फिर रूसो? ए इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? रूसो, हाब्स, लाक या फिर बेंथम? इसका आंसर है रूसो। रूसो के अनुसार जो है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था।
रूसो ने अपने लेख डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक अवस्था के मानव का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था नागरिक समाज के उदय के पहले की स्थिति है। इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन्य प्राणी था, न अच्छा न बुरा, न झगड़ा था, न सामूहिक जीवन, न भाषा थी, न कला, न विज्ञान, न मनुष्य सुखी था न दुखी था। यह भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। पहले जो मनुष्य था, पहला है आत्म प्रेम और दूसरा है सहानुभूति। आत्म प्रेम के अंतर्गत आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति आती है तथा सहानुभूति के अंतर्गत दूसरों के प्रति उदारता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 क, बी है अनुच्छेद 243 ख, सी है अनुच्छेद 243 ग या फिर डी है अनुच्छेद 243 घ। इसका आंसर ए है 243 क। अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत जो है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। इसकी हम व्याख्या देखें। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित किए जाएं। ये देखिए इस ये आंसर है। अब आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तब हमारा क्लियर हो जाएगी 243 ख में क्या वर्णन किया गया है। देखिए 243 ख में पंचायतों का गठन है। पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन है 243 ख में। और 243 ख में जो पहला है ख 243 ख 1 में प्रत्येक राज्यों में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। 243 में है। 243 में करा प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। और 243 ख 2 में जो वर्णन किया गया है वो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। और 243 ग में वर्णन है कि पंचायतों की संरचना का वर्णन 243 ग में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया कि इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए। और 243 घ में स्थानों का आरक्षण इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री? इसमें कूट की सहायता से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका आंसर बी है। देखिए बी में जो है 1, 3, 4 दिया गया है, अर्थात प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी हम व्याख्या देखें। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की गई थी। एनडीसी का गठन निम्नलिखित से होता है। एनडीसी में कौन कौन होते हैं? देखिए भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, समस्त संघीय केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं इसके गठन में। और 1 जनवरी 2016 को मोदी सरकार ने एनडीसी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग कर दिया था और इसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इसलिए अब इसकी औपचारिकता इसका जो महत्व है समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? ऑप्शन ए है जे बोंदा, बी एच गार्डनर, सी है हेराल्ड लास्की या फिर डी है अयातुल्ला रुहल्ला खोमेनी। हमें बताना है कि किसका कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये इसका आंसर है जे बोंदा। जे बोंदा का कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जीन बोंदा के अनुसार सामाजिक जीवन के अन्य संगठनों की तुलना में राज्य का विशेष लक्षण उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता की परिभाषा बोंदा ने इन शब्दों में की है: संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा अपने नागरिकों और प्रजाजनों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। वह उन्हें मनचाहे आदेश दे सकता है और अपने प्रदेश में जैसी चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों के संबंध में उस पर किसी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं है। इसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है और उसकी शक्ति सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 73, 74, 75 या फिर 76 से इसका आंसर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उसके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेहरूजी, सी लाला लाजपत राय या फिर डी है महात्मा गांधी। सी इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी ये कहा है। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया, जिसको 1916 में इन्होंने लिखा था, इसमें एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 35वां संविधान संशोधन, बी 42वां, सी 44वां या फिर डी है 52वां संविधान संशोधन। इसका आंसर सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखें, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा वायाक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा वायाक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था। अतः सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को जो है हटा करके उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द
जोड़ दिया गया संविधान में। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।